हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि हम मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज पढ़ेंगे। तो आपने जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह था जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स। इसमें आपने पढ़ा था कि जटिल आकृतियां क्या होती हैं। वे आकृतियां जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम जटिल आकृति कहते हैं। और जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सभी छोटी छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उन्हें फिर आपस में जोड़ देते हैं। यह हमने पिछली क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल। जो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। वो अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ था, वो थोड़ा अधूरा रह गया है। तो बचे हुए कंसेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया था और इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो अभी जो नेक्स्ट रिकॉल टेस्ट है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। सभी को अब रिकॉल टेस्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो आपको एक आकृति दी हुई है या फिर एक शेप दी हुई है। एक आकृति या फिर शेप दी हुई है और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह यहाँ पे 90 डिग्री है और ये सभी 90 डिग्री हैं। ये सभी 90 डिग्री ही हैं। तो आपको इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है। आपको दिखने में आकृति थोड़ी टफ लग रही होगी लेकिन क्वेश्चन आसान है। आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, धीरे धीरे करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सभी 90 डिग्री हैं यहाँ पे। आपको सभी को आंसर पोल सेक्शन में करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सभी को सॉल्व करना है। सॉल्व सभी को करना है। सॉल्व सभी को करना है। अच्छा, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास आपकी 5:25 से स्टार्ट होगी। 5:25 से स्टार्ट होगी। तो आपको 5:25 तक जुड़ जाना है क्लास में। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें एक शेप दी हुई है, कॉम्प्लेक्स शेप, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स शेप। ध्यान से सॉल्व करना है आपको। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सब में कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि किस प्रकार से आप इस जटिल आकृति को छोटी सरल आकृतियों में तोड़ सकते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5:38 टाइम हुई है, आपके पास 2 मिनट और हैं। 5:40 पे इसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास अभी 2 मिनट और हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं नेक्स्ट क्लास से वो ध्यान रखेंगे कि आपको क्लास में 5:25 तक जुड़ जाना है। 5:25 तक जुड़ जाना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। 1 मिनट और बचा है, 5:39 हो गए। 1 मिनट और बची है। तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। 30 सेकेंड। 30 सेकेंड और बचे हैं।
20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी भी लगभग 3 से 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो देखिए अभी मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा कमेंट करना चाहे आंसर तो वो कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। तो देखिए हमें एक शेप दी हुई है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। हमें उस पूरी शेप का क्षेत्रफल या फिर एरिया ज्ञात करना है। तो अगर देखिए मैं इस शेप को पूरी को हाईलाइट कर दूं, अगर मैं इस शेप को नाम देना चाहता हूं, मान लीजिए इस शेप को मैंने नाम दिया ए, इसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो आपको यह एक त्रिभुज दिखेगा, आपको यह एक त्रिभुज दिखेगा। तो हम यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह पूरा त्रिभुज है एक, जिसे मैंने आकृति एक नाम दिया है, जिसे मैंने आकृति एक नाम दिया है, यह आपका त्रिभुज है। फिर मैं आकृति दो बना रहा हूं ब्लू कलर से, आकृति दो, या फिर जो एक रेक्टेंगल भी है, उसे मान लीजिए मैं आकृति नंबर 2 नाम देता हूं, उसे मैं आकृति 2 नाम देता हूं। और फिर इसी तरह से मैं एक ग्रीन कलर से आकृति हाईलाइट कर रहा हूं, उसे मान लीजिए मैं आकृति नंबर 3 नाम देता हूं, उसे मैं आकृति नंबर 3 नाम देता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी इस पूरी जटिल आकृति में टोटल 3 आकृति हैं। मेरी इस पूरी जटिल आकृति में टोटल 3 आकृति हैं, जिनमें से यह है मेरा एक त्रिभुज, मैं आसानी से देख सकता हूं, और यह है मेरा एक आयत या फिर रेक्टेंगल, आयत या फिर रेक्टेंगल। अब आप सभी बच्चे का किसी का डाउट हो सकता है कि सर ये आयत कैसे है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वह है 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसकी पूरी लंबाई निकालूं, ये वाली, अगर मैं इसकी पूरी, देखिए ये यहां से यहां तक यह पूरी लंबाई निकालूं, तो यह मेरी आएगी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो यह मेरी आएगी 3 + 3 6 सेंटीमीटर। या फिर अगर मैं इसे देखिए नीचे से भी अगर मैं ज्ञात करूं, यहां से भी अगर इसकी लंबाई को ज्ञात करूं, तो भी ये 4 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर। तो यह भी मेरी 4 + 2 6 सेंटीमीटर ही आएगी। तो मतलब इस आकृति की, आकृति नंबर 2 की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो यह एक आयत है। तो अब मैं बात करता हूं आकृति नंबर 3 की। अगर आप आकृति 3 में देखेंगे तो देखिए इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर ही है। लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर ही है। इसलिए यह मेरा वर्ग होगा, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। तो मैंने यह पता लगा लिया कि मेरी आकृति जो जटिल आकृति बनी है वह किन किन सरल आकृतियों से मिलकर बनी है। तो चलिए अब पूरी जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इन छोटी छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। पहली आकृति एक त्रिभुज है। तो मुझे पता है, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं, एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे 1/2 की जगह 1/2। अच्छा, बच्चे ने अनम्यूट किया है, राजेश चरण के नाम से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। राजेश चरण के नाम से जो बच्चा है, यस। तो हम निकाल रहे थे आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। राजेश चरण के नाम से बच्चा है, अगर आपने, राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने, ठीक है। तो हम ज्ञात कर रहे थे आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल, जो कि एक ट्राइंगल है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 की जगह 1/2 लिख दिया, बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर हो गया, इंटू हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर।
ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इस 4 को मैं इस 2 से काट रहा हूं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा मेरा 3 × 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा देखिए आकृति 1 का क्षेत्रफल हो गया 6। अब मैं इसी प्रकार से निकालता हूं आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 क्योंकि एक आयत है, ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई मैंने अभी यहाँ पे ज्ञात की थी, 3 + 3 6 सेंटीमीटर होती है। तो लंबाई यहाँ पे हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा मेरा 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने अब की बार अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने अब की बार अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए हमारा आकृति 2 का जो क्षेत्रफल आ गया वह आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति 3 एक हमने ज्ञात किया वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है भुजा स्क्वायर, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो साइड का स्क्वायर। तो देखिए भुजा हमें यहाँ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो मेरे आकृति 3 का जो क्षेत्रफल आएगा वह आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ही जोड़ दूंगा। इन तीनों ही क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा। 1 + 2 + 3। तो देखिए पहली का क्षेत्रफल दिया है 6, दूसरी का दिया है मुझे 30, एंड तीसरी का मुझे दिया है 4। तो 30 और 6 हो गया है 36 + 4, ये हो गया है 36 + 4 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया है 36 + 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे हुआ? सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने कैसे आकृतियों, छोटी छोटी आकृतियों में पहले डिवाइड किया, फिर हमने इस वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम, जैसा कि इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, तो अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने, आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में थोड़ा पढ़ भी लिया था। जितना हमने पढ़ लिया था मैं जस्ट उसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर्वांग आकृति क्या होती है। तो सर्वांग आकृति वह होती है जिनके सभी अंग समान होते हैं। फिर हमने दो ट्राइंगल कैसे सर्वांग होते हैं उनके कुछ नियमों को रिवाइज किया था, जिनमें पहला नियम था हमारा SSS नियम, दूसरा हमारा नियम था SAS नियम, तीसरा हमारा नियम था ASA नियम, और फोर्थ हमारा नियम था RHS नियम। ये हमने दो ट्राइंगल की सर्वांग क्षमता या फिर कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए नियम को देखा था। सर राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है आपको क्लास से निकाला जा रहा है, क्योंकि आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चार नियम हमने पढ़े थे कि कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये चार नियम होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ये हमने देखा भी था कि अगर दो ट्राइंगल हमें इस प्रकार दिए हुए हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने सर्वांगसम भी सिद्ध किए थे एसएसएस नियम के द्वारा, एसएसएस या फिर भुजा 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 नियम के द्वारा हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे। और फिर आपको ध्यान होगा हमने यह फॉर्मूला भी लगाया था इनके क्षेत्रफल के लिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें दोनों ही ट्राइंगल का एरिया मिला था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ था कि ये दोनों त्रिभुज हमने पहली वाली स्लाइड में देखिए सर्वांगसम सिद्ध किए थे एसएसएस नियम से। उसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आया था, इसका भी 12 और उसका भी 12। तो इससे हमने यह सिद्ध किया था कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर या फिर समान होता है। आपको कोई भी दो सर्वांगसम आकृति दी हुई हो तो आपको दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर मिलेगा। ये हमने एक कंक्लूजन या फिर एक निष्कर्ष निकाल लिया था। तो चलिए आज हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब देखिए हमने यह तो पढ़ लिया था कि अगर अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है, देखिए अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो उनका क्षेत्रफल या फिर एरिया बराबर होगा, यह हमने पढ़ लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको दो आकृति ऐसी दी हुई है जिनका क्षेत्रफल बराबर है, जिनका क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या वो दोनों आकृतियां सर्वांग होंगी? मतलब मैं इस बार उल्टा जा रहा हूं, मैं इस बार जो नीले कलर से दिखाया गया है मैं उल्टा जा रहा हूं। मुझे देखिए क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, तो क्या वो दोनों आकृतियां सर्वांग भी होंगी? तो यह हमें चेक करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जरूरी नहीं है। अगर दो आकृतियां अगर दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो सर्वांग सम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। जैसा आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो आकृतियां क्षेत्रफल बराबर है तो वह सर्वांगसम होंगी। तो चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमें एक यह ट्राइंगल दिया गया है त्रिभुज, और एक यह हमें आयत दिया हुआ है या फिर एक रेक्टेंगल दिया गया है। तो अब हम इनका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो देखिए इसका जो मैं क्षेत्रफल या फिर एरिया निकालता हूं वह होगा 1/2 इंटू बेस। बेस इसका दिया हुआ है 6, तो 6 एंड हाइट, हाइट क्योंकि इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। इस 4 को इस 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये जाएगा 2 बार, ये मेरा आ जाएगा 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब मैं इसका क्षेत्रफल देखता हूँ, इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना आता है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ मुझे दी हुई है 4, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई मुझे दी हुई है 3। तो देखिए यह भी आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर आ रहा है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी 12 आ रहा है और इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल भी बराबर आ रहा है, 12 ही आ रहा है। लेकिन क्या यह दोनों सर्वांगसम है? नहीं, यह दोनों सर्वांगसम नहीं है। दोनों के अंग समान बिल्कुल नहीं है। इसकी अगर मैं ट्रायंगल की भुजा करूं, भुजा को देखूं तो इसमें सबसे पहली बात तो 3 ही भुजा हैं, इसमें 4 ही भुजा हैं, तो ये तो वैसे ही सर्वांगसम नहीं है। और ऐसा हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है कि एक रेक्टेंगल को एक त्रिभुज के द्वारा कैसे सर्वांगसम सिद्ध किया जाता है, ये होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सर्वांगसम तो नहीं है, लेकिन इनके क्षेत्रफल तो बराबर आए हैं, दोनों के ही 12-12 क्षेत्रफल आए हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये देखिए एक बार मैं लिख भी देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है। अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लीजिए अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, यह सही बात है, यह सही बात है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो उन आकृतियों का सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट होना आवश्यक नहीं है। यह आपका कोई जरूरी चीज नहीं है, यह जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ऊपर वाली चीज बिल्कुल वैलिड है कि अगर सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे ही होंगे। तो देखिए अभी आपको इस प्रकार से दिखाया भी गया है, वही जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी, इसका आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, लेकिन दोनों सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पे सर्वांगसम के चिन्ह को शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यह इस प्रकार से बनाया गया है सर्वांगसम का चिन्ह, और यह बराबर नहीं है तो इसलिए इसे इस प्रकार से काट दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी और आयत या फिर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस सर्वांगसम नहीं है। तो देखिए आपको एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं। अगर दोनों त्रिभुज का ही क्षेत्रफल हम 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट से ज्ञात करें, तो देखिए इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा एरिया, और इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा अगर किस दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो चलिए इसे देखते हैं ये सर्वांगसम है या नहीं। तो ये वाला ये ट्राइंगल तो देखिए पुराना ही ट्राइंगल है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको अगर स्टार्टिंग में ध्यान होगा तो हमने इसे दो भागों में बांटा था, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फिर हमने इस वाले ट्राइंगल वन की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल वन में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो यह भुजा एसी हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई थी।
और फिर इसमें इसकी भुजाएं तो देखिए क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 6 सेंटीमीटर की इसमें कोई भी भुजा नहीं है, यह इसकी दूरी दी हुई है बस 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाली भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर नहीं आएगी। इस भुजा को आप कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी सेम हम पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इस 4 सेंटीमीटर को भी अगर मैं डिवाइड करता हूं, यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल टू में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो मेरी एक भुजा तो है 6 सेंटीमीटर और एक भुजा है मेरी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय भी लगाऊं, तो मेरा देखिए यह कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री पी क्यू भुजा मेरी कर्ण है। तो अगर मैं पी क्यू का अगर मैं इसको पी क्यू का स्क्वायर भी लिखूं, तो यह आएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या फिर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस मेरा यहाँ पे 2 होगा, हाइट मेरी 6 होगी। तो अगर मैं पी क्यू स्क्वायर को ज्ञात भी करना चाहूँ तो यह आएगा मेरा 4 + 36 = 40। और देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे पी क्यू का मान चाहिए ना कि पी क्यू स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, पी क्यू स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 40 का अंडर रूट। देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट 40 कुछ इस तरह से आएगा। और यह तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 आना होता तो अंडर रूट में 25 आना चाहिए था। 25 के लिए फिर हम 5 का स्क्वायर लिखते, फिर इससे ये कैंसिल होता और फिर हमारा आंसर 5 आता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तो अंडर रूट 40 आ रहा है। जबकि दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध होने के लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आना चाहिए था। जो भुजा पी क्यू का मान है वह 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट 40 आ रहा है। तो अगर देखिए अगर मैं त्रिभुज पी क्यू आर की बात करूं, तो त्रिभुज पी क्यू आर की 3 भुजाएं कौन कौन सी हुई। सबसे पहले हुई 5 सेंटीमीटर, फिर हुई इसमें एक 4 सेंटीमीटर और एक हुई मेरी अंडर रूट 40 सेंटीमीटर। और अगर भुजा एबीसी की मैं बात अगर सॉरी ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, तो एक भुजा हुई मेरी 5 सेंटीमीटर, एक भुजा हुई मेरी 6 सेंटीमीटर, एक भुजा हुई मेरी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो अंडर रूट 40 माप की कोई भुजा है ही नहीं। तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल एसएसएस नियम से कैसे भी सर्वांगसम नहीं है। तो यही बात मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर दोनों त्रिभुज या फिर अगर कोई दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। कंक्लूजन की बात यही है कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तो सर्वांगसम का होना आवश्यक नहीं है। सभी को यह समझ में आया। तो देखिए यहां भी यही दिया हुआ है कि ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो आपको मोटा मोटा देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको दो ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि अगर सर्वांगसम है, कि अगर सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर होंगे, यह सही बात है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, तो उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते शॉर्टी से। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक की थ्योरी यहीं तक थी। अब इस पे हम आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ट्राइंगल है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें देखिए आपको कुछ हेल्प लगेगी, आपने जब सर्वांग समता पढ़ी होगी तो आपको कुछ सर्वांग समता के नियमों की हेल्प लगेगी इसमें, जो हमने पढ़े थे एस 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 नियम, एस ए एस नियम, ए एस ए नियम या फिर आर एच एस नियम। तो उनकी आपको इनमें हेल्प लगेगी कि आखिर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आपको उनकी अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने नोट्स देख सकते हैं एक बारी। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको सर्वांग समता के सभी नियम याद होने चाहिए जो हमने त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए पढ़े थे। सभी बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
आंसर सभी बच्चों को करना है। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी एंड सेकंड ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल पीक्यूआर। आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। अब भी लगभग 6 से 7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन। ट्राई कीजिए सही सॉल्व हो, अगर गलत भी सॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए, बहुत ही अच्छी बात है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करे। 5, 5 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप दोनों आकृतियों को देखो, ध्यान से देखोगे, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। और हमसे ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए, ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल मैं निकालने को 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे ना तो आधार तो पता है 3 सेंटीमीटर, मुझे ऊंचाई ही नहीं पता है कि इसकी जो यह ऊंचाई होगी यह कितनी होगी। तो मुझे उसकी ऊंचाई नहीं पता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल ही नहीं सकता। और क्योंकि हमें ये 90 डिग्री भी नहीं दिया हुआ है जो हम पाइथागोरस वगैरह लगा के निकाल लें इस ऊंचाई को, तो मुझे ऊंचाई तो दी ही नहीं हुई। तो देखिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो चलिए अब इसका आंसर देखिए निकालेंगे कैसे। अगर आप दोनों ही त्रिभुजों को ध्यान से देखोगे, तो देखिए ट्रायंगल एबीसी में एक साइड आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल पीक्यूआर में भी आपको एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। दूसरी साइड आपको ट्रायंगल एबीसी में दी है 3 सेंटीमीटर, ट्रायंगल पीक्यूआर में भी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और देखिए इन दोनों एबीसी में 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा के बीच का कोण दिया हुआ है 70 डिग्री या फिर 70 डिग्री। सेम हमें पीक्यूआर में भी दिया हुआ है, ट्रायंगल पीक्यूआर में भी भुजा पीक्यू और भुजा क्यूआर के बीच का जो एंगल दिया है वह 70 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब देखिए, अगर मैं बात करूं तो एस ए एस, या फिर अगर मैं पूरा इसे लिखूं तो भुजा कोण भुजा नियम आपने पढ़ा होगा। भुजा कोण भुजा नियम आपने पढ़ा होगा जब हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता को पढ़ा था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, दोनों में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो वह कॉमन है। दोनों में 70-70 डिग्री के कोण कॉमन है, और दोनों में ही फिर से 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की भुजा भी कॉमन है। तो एस ए एस नियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है तो उन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया या फिर क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो दोनों के एरिया भी बराबर ही होंगे, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए, इससे मैं कह सकता हूं कि अगर एबीसी का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए, अब ये आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर था ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल में बताया गया है कि दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम हैं। दोनों ही ट्रायंगल आपको बताया गया है कि सर्वांगसम हैं। तो आपको ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है। पीक्यूआर त्रिभुज का हमें आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज पीक्यूआर का हमें आधार ज्ञात करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको एक ट्रायंगल का एरिया दिया गया है। यस, राजेश चरण के नाम से जो बच्चा है आपने हैंड रेज किया है। कोई डाउट है क्या आपका? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको ट्रायंगल पीक्यूआर का आधार या फिर बेस ज्ञात करना है। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, सभी सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई सभी बच्चे करें। एटलीस्ट ट्राई सभी बच्चों को करना है। ट्राई सभी बच्चों को करना है ये वाला क्वेश्चन। यस, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। 30 सेकंड और वेट करते हैं। 30 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड। 20 सेकंड और बचे हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करे। अभी भी 3 से 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अभी भी 3 से 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है तो वो जल्दी से आंसर करें। 10 सेकंड। 10 सेकंड और बचे हैं। यस, खुशबू मित्तल के नाम से जो बच्चा है उन्होंने हैंड रेस किया है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये हमें बताया गया है कि दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, एक बात तो मैं कह सकता हूं, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। यह प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है। तो देखिए, हमें दिया गया है, हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है तो देखिए इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह बात मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने अभी त्रिभुजों की सर्वांग समता की प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखिए, मुझे यहां से पता लगा कि त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझसे त्रिभुज पीक्यूआर का आधार पूछा है। मुझसे आधार या फिर बेस पूछा है। तो देखिए, अब मैं इसका बेस कैसे निकाल सकता हूँ। आपको ध्यान होगा कि ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए, मुझे यहाँ पे क्षेत्रफल कितना ज्ञात कर लिया मैंने, 28। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 1/2 का 1/2। आधार देखिए मुझे यहाँ ज्ञात करना है। और ऊंचाई मुझे कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। मुझे इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो यह टू यहाँ पे मल्टी, यहाँ डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में है 2, तो यहाँ ले जाऊंगा तो यह मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसे देखिए मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो यह कितना हो जाएगा, देखिए 28 इंटू 2 बराबर 7 इंटू 1 करेंगे। अगर ये 7 इंटू 1 करेंगे तो ये 7 ही आएगा। तो यह हो जाएगा मेरा 7 इंटू आधार।
तो अब क्योंकि ये 7 भी मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मैं इसे यहां ले जाऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 28 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, ये मेरी आ जाएगा आधार। तो देखिए मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूं, 28 को मैं 7 से कैंसिल कर सकता हूं कितनी बार, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, 7 3 जा 60, सॉरी 21 एंड 7 4 जा 28। तो यह 4 बार कैंसिल हो जाएगा और फिर 4 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 8। तो मेरा आधार कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है, सबसे पहले दो आकृतियां सर्वांग दी हुई हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर किया, फिर हमने क्षेत्रफल का सूत्र यूज किया। क्षेत्रफल का फिर हमने सूत्र यूज किया। तो चलिए ये इसका हो गया है ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अच्छा, यह सभी बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यह वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा, आप शायद कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, अब कर सकते हैं। सभी बताएंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और उसका हम किस तरह से यूज करते हैं क्वेश्चंस में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड फिगर्स या फिर 3D शेप्स, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जिन्हें हम ठोस आकृतियां या फिर त्रिविमीय आकृतियां भी कहते हैं। तो देखिए आपने 2D शेप्स में पढ़ा होगा, आपने ये थोड़ा सा 2D शेप में भी कवर किया होगा। 2D शेप में आपने पढ़ा था कि देखिए तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहें या फिर इसे मोटाई कहें। और अगर देखिए इंग्लिश में मैं लिखूं तो इसे लेंथ कहते हैं, इसे ब्रेड्थ कहते हैं, इसे हाइट कह लीजिए और मोटाई को थिकनेस कहते हैं। यह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सभी कुछ, क्योंकि आप ये ऑलरेडी 2D में पढ़ चुके हैं। तो 2D शेप में हम कहते हैं कि इनमें से ये जो तीन चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर मोटाई, इनमें से अगर कोई दो चीज है, इनमें से अगर कोई दो चीज है तो वह हमारी 2D शेप होती है। 3D शेप में हम क्या बोलेंगे, 3D शेप में यह तीनों ही चीजें होनी चाहिए। 3D शेप में तीनों ही चीजें होनी चाहिए, लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई या फिर मोटाई भी होनी चाहिए। देखिए उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा उदाहरण है आप अभी जिस कॉपी में या फिर जिस भी नोटबुक में लिख रहे हैं। अगर मैं आपकी नोटबुक की बात करूं तो देखिए नोटबुक का जो पेज होता है, नोटबुक का जो एक पेज है, वह इस तरह से होता है कुछ, वह कुछ इस तरह से होता है, जिसकी कुछ तो लंबाई होती है, कुछ तो मान लीजिए इसकी लंबाई होती है, कुछ इसकी चौड़ाई होती है, कुछ इसकी चौड़ाई होती है। लेकिन इसकी लेकिन अगर आप इसकी मोटाई की बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसकी मोटाई की बात करेंगे तो पेज की, ओनली एक पेज की मोटाई बहुत ही कम होती है, जिसे हम नगण्य या फिर ना के बराबर मान सकते हैं। तो देखिए उसकी क्योंकि पेज की मोटाई नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसे पेज को हम 2D बोल सकते हैं, 2D बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी पूरी नोटबुक की बात करूं, अगर मैं आपकी पूरी नोटबुक की बात करूं तो देखिए आपकी नोटबुक कुछ इस तरह से दिखती है, जो मैं नीचे बना रहा हूं, जो मैं नीचे बना रहा हूं आपकी नोटबुक कुछ इस तरह से दिखती होगी, जिसकी कुछ एक मोटाई भी होती है, जिसकी कुछ एक मोटाई भी होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह तो हो जाती है आपकी लंबाई, यह तो हो जाती है आपकी लंबाई, यह हो जाती है आपकी चौड़ाई। लेकिन जो ये मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यह वाली, यह चीज आपकी हो जाती है मोटाई, मोटाई कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए। तो यह वाली चीज होती है आपकी मोटाई। क्योंकि आपकी नोटबुक में मोटाई भी होती है तो इसलिए हम इसे 3D बोलते हैं, हम इसे 3D बोलते हैं या फिर त्रिविमीय बोलते हैं। देखिए हमारी दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर 3D ही होती हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी की मोटाई कुछ ना कुछ होती है, सभी की कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो हमारी दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर 3D या फिर त्रिविमीय ही होती हैं। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन वही जैसा अभी मैंने बताया कि वह सभी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर मोटाई तीनों ही होती है, वह त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं।
अभी जैसे आपने यह इस तरह का कुछ एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड, इसे घनाभ कहते हैं, अगर आपने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो आपको मान लीजिए ये आकृति दी हुई है। तो अगर आप देखें तो देखिए इसकी एक लंबाई भी है, यह इसकी एक लंबाई भी है। यहाँ पे इसकी एक ठीक है। तो देखिए यह आपकी चौड़ाई भी है और यह आपकी एक ऊंचाई भी है या फिर मोटाई भी है। तो आपको तीनों ही चीजें दी हुई हैं। तो इसका मतलब यह हमारी एक 3D आकृति हो गई है। यह हमारी एक 3D आकृति हो गई है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया भी गया है। तीनों ही चीजें यहाँ मौजूद हैं, इसलिए यह 3D या फिर त्रिविमीय आकृति है। देखिए अब आपको ध्यान होगा तो जब हमने 2D शेप्स को पढ़ा था, तो हमने कुछ जो हमारे काम आने वाली 2D शेप है उनके बारे में पढ़ा था। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई चीज होती है, वह आयत होती है। फिर अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएं किसी आयत की, तो वह वर्ग होती है। ये अभी इसकी भुजाएं सीधी नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप इनको सभी को ऐसा मानिए कि ये सभी भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं। तो आपने देखिए आयत के बारे में पढ़ा होगा, फिर वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा कि इस तरह से एक शेप होती है, उसे हम सर्कल या फिर वृत्त कहते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ इंपॉर्टेंट 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो देखिए अब हम अब कुछ 3D शेप्स के देखते हैं कि कुछ 3D शेप्स हमारी जो इंपॉर्टेंट है वह क्या क्या होती हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं घनाभ। जो आपको इस तरह की शेप दिख रही है ऑरेंज कलर से, इस तरह की शेप को हम कहते हैं घनाभ। यह जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, इसकी शेप को कहते हैं घन। अब आप बोलेंगे कि सर घनाभ, घन या फिर क्यूबॉइड और क्यूब तो एक जैसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल ये एक जैसे ही हैं। इनको आप ऐसे समझिए कि घनाभ को आप कंपेयर कीजिए आयत से। आपको दिख रहा होगा बस घनाभ की लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, लेकिन घन की सभी भुजाएं एक जैसी हैं। तो यस, घनाभ और घन को आप आयत और वर्ग की तरह समझ सकते हैं कि जैसे घनाभ में थोड़ी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग माप की हो सकती हैं। जिस प्रकार से आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप की हो सकती है, उसी प्रकार से घनाभ या फिर क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जैसे वर्ग में लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती हैं, उसी प्रकार से क्यूब या फिर घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा आता है बेलन या फिर जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। तो यह भी हमारा 3D होता है। और फिर हमारा आता है शंकु या फिर कौन जिसे बोलते हैं। जो आपने बर्थडे में टोपी लगाई होगी, जो हम कैप यूज करते हैं, वह शंकु के आकार की होती है। या फिर आपने कई बार कौन में आइसक्रीम भी खाई होगी, तो वह भी शंकु के आकार की होती है। तो यह सभी हमारी 3D शेप के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कुछ दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण। देखिए आपने इस तरह का क्यूब ये शायद सॉल्व भी किया होगा, जिसमें सभी कलर एक तरफ करने होते हैं। तो शायद ये आपने सॉल्व किया होगा या फिर देखा होगा। तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। यह आपकी नोटबुक है, तो यह देखिए इसकी ऊंचाई हो गई या फिर मोटाई हो गई। यह फुटबॉल है। तो फुटबॉल को भी अगर अब आपका डाउट ये आ सकता है कि सर फुटबॉल में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती। बिल्कुल मैं मानता हूं कुछ नहीं होती। लेकिन देखिए इसे हम आपने यह भी देखा होगा 2D में हमने पढ़ा था कि ऐसी आकृति है जिन्हें हम किसी समतल या फिर प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस बॉल को किसी समतल पे, क्या मैं रख सकता हूं? क्या नहीं। क्योंकि अगर किसी बॉल को मैं समतल पे रखूंगा, तो उसकी कुछ ऊंचाई या फिर मोटाई भी आएगी। तो इसे मैं पूरी तरीके से ना तो प्लेन पे ड्रॉ ही कर सकता हूं। देखिए आपको अब आप बोलोगे कि सर ये ड्रॉ हुई तो है। यह ड्रॉ हो तो रखी है, मैं मान रहा हूं। लेकिन क्या आपको इसकी ऊंचाई का आभास हो रहा है? ऊंचाई या फिर अगर मैं इसकी गोलाई कहूं, मोटाई कहूं, तो क्या आप यहां से उसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं। तो इस तरह यह जस्ट हमने प्रदर्शित किया है, लेकिन हम ओरिजिनल इसको नहीं बना सकते हैं। फुटबॉल को हम प्लेन पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेन 2D होता है, और जो हमारी फुटबॉल या फिर कोई भी बॉल होती है वह 3D होती है। इसी प्रकार से आपने बाल्टी देखी होगी। तो बाल्टी को भी अगर आप देखेंगे तो एक प्लेन पे नहीं बना सकते हैं। फिर आपका वही डाउट आएगा कि सर यह बनी तो हुई है। बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाल्टी के यह जो ऊपर का हिस्सा होता है यह वृत्ताकार होता है या फिर सर्कुलर होता है। यह अगर आप इसे देखेंगे तो यह बिल्कुल वृत्ताकार होता है इस तरह से। यह थोड़ा सर्कुलर नहीं बना है, लेकिन आप मान के चलिए यह सर्कुलर या फिर वृत्ताकार है। लेकिन यहाँ तो यह आपको अंडाकार टाइप का दिख रहा है।
तो इसलिए हम इस बाल्टी को भी प्लेन पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह भी हमारी क्या होगी, यह भी हमारी 3D या फिर त्रिविमीय आकृति ही होगी। समझ में आया आपको कि 3D और 2D क्या होती है? सभी को समझ में आया कि 3D शेप्स क्या होती हैं? अगर आप कुछ भी उदाहरण लोगे, मान लीजिए ये पेन है, तो अगर आप इस पेन को भी देखोगे तो आप यह 3D ही है। आपके हाथ में भी एक पेन होगा जिसे अभी आप लिख रहे होंगे, तो वह भी 3D है, क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई या फिर मोटाई होगी ही। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप सभी को वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सभी को वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल आंसर है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर देना बहुत ही सरल है इसमें। तो अभी आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। यह वाला आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा। यह तो देखते ही हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको चार शेप दी हुई हैं, आपको बस यह बताना है कि कौन सी एक 3D शेप है या फिर कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है। वेरी गुड। काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं, लेकिन अभी भी 3 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। सी। राजेश चर अच्छा, राजेश चरण के नाम से जो भी बच्चा है, आप अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर आपने अब की बार अनम्यूट कर लिया तो आपको फिर से क्लास से निकाल दिया जाएगा। आपको आंसर करना है, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कमेंट में आंसर आप बोलेंगे या फिर कमेंट में आप आंसर नहीं करेंगे? चलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं। वैसे लगभग सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है, 1 से 2 बच्चे रह रहे हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने देखिए अभी ही पढ़ा था कि 3D आकृति क्या होती है। तो हमने आपने देखा होगा 3D में हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। ऑप्शन डी का एग्जाम्पल भी लिया था, क्योंकि इसकी लंबाई भी थी, इसकी चौड़ाई भी थी, और इसकी ऊंचाई भी थी। इसकी ऊंचाई भी थी या फिर मोटाई भी थी। अगर आपको ध्यान होगा, इसे हमने घन भी कहा था, इसे घन या फिर हमने क्यूब कहा था। तो हमने अभी इसका आंसर ही लिया था, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, मैं एक बार बाकी के ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए एक आयत या फिर रेक्टेंगल है। ऑप्शन ए एक आयत या फिर रेक्टेंगल है। तो आपने पढ़ा होगा 2D शेप में, देखिए ये आयत जो होती है वह 2D होता है। फिर अगर आप देख फिर आप अगर आप कहेंगे कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी को अभी हम कह नहीं सकते कि क्योंकि हमें भुजाएं समांतर वगैरह नहीं दी हुई है, तो यह एक चतुर्भुज तो है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, तो यह एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज हमने पढ़ा था 2D शेप में कि 2D ही होता है। ऑप्शन डी हमारा ट्राइंगल है या फिर त्रिभुज है। और हमने इसका भी उदाहरण पढ़ा था कि त्रिभुज भी 2D शेप होती है। त्रिभुज भी 2D शेप होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्यूबॉइड या फिर घनाभ। तो हम पढ़ेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता था। जैसा अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैंने 3D शेप में बताया था कि अब हम इन शेप्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड या फिर घनाभ। तो हम यही शेप को यूज करेंगे, हम इसी शेप का यूज करेंगे। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एक त्रिविमीय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 3D। तो घनाभ या फिर क्यूबॉइड एक 3D शेप होती है, जो कि कैसी होती है, क्लोज होती है। जो कि कैसी होती है, क्लोज या फिर बंद होती है। और जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इस तरह की शेप को, यह जो हमें शेप दी हुई है, इस तरह की शेप को घनाभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड भी कहा जाता है।
घनाभ को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, आप अभी जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, आप उस कमरे को देखिए। आप उस कमरे को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके चारों तरफ चार दीवारें हैं, और एक आपकी छत है, और एक आपकी जमीन है या फिर प्लेन है जिस पर अभी आप बैठे हैं। तो कुल मिला के आपके पास छह फलक या फिर फेस हैं। आपकी दीवारों को, छत को, इन्हीं को ही घनाभ की भाषा में फलक कहते हैं। इन्हीं को ही फलक या फिर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो फेस कहते हैं। तो अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस घनाभ को अपना एक कमरा ही मानिए। तो आपके कमरे में अगर आप देखेंगे तो देखिए चार दीवारें हैं, एक छत है और एक जमीन है, और वो सभी ही आयताकार हैं या फिर रेक्टेंगुलर हैं। वह सभी ही आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर हैं। तो ऐसी आकृति को हम घनाभ या फिर क्यूबॉइड कहते हैं। अगर देखिए इस शेप में अगर मैं बात करूं, जो ये वाली घनाभ आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसमें दर्शाना चाहूं तो मैं किस तरह से दर्शाऊंगा? इसमें छह फलकों को मैं किस तरह से दर्शाऊंगा? तो मान के चलिए इस पूरे घनाभ को आप अपने कमरे या फिर रूम की तरह इमेजिन करिए। तो देखिए चार तो इसकी दीवारें हैं, ये पहली दीवार हो गई, और यह दूसरी दीवार हो गई, यह पीछे की तरफ है दूसरी दीवार, तीसरी दीवार यह हो गई, और चौथी दीवार आगे हो गई। क्योंकि देखिए यह थ्री डी शेप है, तो थ्री डी शेप को हम अच्छे से प्लेन पे नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आपको दीवार नंबर 2 और 4 को इमेजिन करना होगा या फिर सोचना होगा। ये दोनों आगे पीछे की दीवारें हैं, ये दोनों आगे पीछे की दीवारें हैं। तो यह चार तो आपकी कमरे की दीवारों की तरह आप सोचिए। यह ऊपर 5वें नंबर की आपकी छत हो गई, छठे नंबर की आपका फ्लोर हो गया है या फिर जमीन हो गई है। तो टोटल छह जो होते हैं इन्हें ही हम फलक या फिर फेस कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को हम बाद में भी पढ़ेंगे कि फलक की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि आपकी जो दीवारें, छत या फिर फ्लोर, जमीन है, वही फलक होती हैं। और वे किस शेप की होती हैं? वे आयताकार या फिर इंग्लिश में कहूं तो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। तो क्योंकि देखिए जो भी फलक है इसमें एक से ज्यादा फलक है, तो जनरली ये होता है, जैसे आपको ध्यान होगा हमने बहुभुज पढ़ा था। आप हमने बहुभुज पढ़ा था, तो बहुभुज की हमने क्या डेफिनेशन दी थी? जिसमें एक से अधिक भुजा हो। इसको हमने, आपको अगर ध्यान हो तो हमने इसे इस तरह से तोड़ा था, बहुत प्लस भुजा। तो जिसमें बहुत सारी भुजा होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। तो इसी प्रकार इसी प्रकार से हम बहुफलक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कि जिसमें बहुत सारे फलक हो, जिसमें बहुत से फलक हो उसे बहुफलक कहते हैं। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फलक हैं, छह फलक हैं, तो इसलिए इसे बहुफलक भी कहा जाता है। समझ में आया आपको कि घनाभ क्या होता है? सभी को समझ में आया कि घनाभ आखिर होता क्या है? घनाभ एक बंद आकृति होती है, थ्री डी आकृति होती है। आप इसको अपने पूरे रूम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। आप इसको रूम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। वेरी गुड। अगर आपको अब आपको देखिए समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपने, अगर आप इसको इमेजिन करके चलोगे या फिर सोच के चलोगे अपने रूम की तरह, तो हमें इसके जो पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर घनाभ बना होता है उन्हें समझने में आसानी होगी। तो वह आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले होता है देखिए फलक या फिर फेसेस, जिन्हें हम इंग्लिश में फेसेस भी बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि फलक को हमने दीवारों से कंपेयर किया था, दीवारों, छत या फिर फ्लोर से कंपेयर किया था। तो अगर मैं घनाभ की भाषा में बात करूं तो जिन भी बहुभुजीय क्षेत्रों या फिर पृष्ठों से मिलकर घनाभ बना होता है उसे फलक कहते हैं। बहुभुजीय क्षेत्र मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्षेत्र को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। मैं आपकी एक दीवार बना रहा हूं, तो इस पूरी एक दीवार को मान लीजिए ये आपकी कोई एक दीवार है जो मैंने रेड हाईलाइट की है। ये आपकी कोई एक नंबर की दीवार है, तो पूरी इस एक दीवार को, इसे क्षेत्र, क्षेत्र बोल ले, पृष्ठ बोल ले, क्षेत्र या फिर पृष्ठ बोल सकते हैं, तो वही हमारा फलक होता है या फिर वही हमारा फेस होता है। फेस को आपको किस तरह से ध्यान रखना है? दीवारों से ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आती है वह आती है किनारा या फिर एजेस। तो देखिए जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं, जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं उसे किनारा या फिर एज कहते हैं।
जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं उसे किनारा या फिर एज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए यह आपका एक फलक है, एक फलक आपका इस तरह से है, और अगर मैं दूसरे फलक की बात करूं तो दूसरा फलक आपको मान लीजिए इस तरीके से, मैं छत को ले रहा हूं। तो ये दोनों फलक आपस में कहाँ मिलते हैं? ये दोनों फलक आपस में यहां मिलते हैं, जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला। ये दोनों फलक आपस में यहां मिलते हैं। तो जहां भी दो फलक आपस में मिलते हैं उसे हम किनारा या फिर एज कहते हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक घनाभ में या फिर एक क्यूबॉइड में टोटल 12 एजेस होती हैं। फलक कितने होते थे? फलक हमने डेफिनेशन में पढ़ा था 6 होते थे। किनारे अगर आप देखेंगे तो किनारे 12 होते हैं। इसे आप अपनी कमरे से इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए चार किनारे तो आपको छत पे दिख रहे होंगे, चारों जो साइड में किनारे हैं, चार किनारे आपके छत में होंगे और चार किनारे आपके फ्लोर या फिर जमीन पे होंगे। चार और चार 8 किनारे, और चार किनारे ही आपकी दीवारों पे होंगे। जहां आपकी दो दीवारें मिल रही होंगी वहां पे भी आपका एक किनारा बन रहा होगा। तो चार आपकी छत पे हो गए किनारे, चार आपकी दीवारों पे हो गए और चार ही आपके फ्लोर पे हो गए। तो टोटल 12 एजेस या फिर 12 किनारे होते हैं। अच्छा, आपका टाइम हो गया है क्लास का, लेकिन एक दो मिनट हम और पढ़ते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा टोटल 12 किनारे होते हैं एक फलक, एक घनाभ में या फिर एक क्यूबॉइड में। जैसा आप देख भी सकते हैं, आपको इस तरह से रेड कलर से ये जो दिखाया गया है, ये सभी आपके किनारे ही दिखाए गए हैं। ये सभी आपके किनारे ही दिखाए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं शीट्स की या फिर वर्टेक्स की। तो देखिए शीट्स या फिर वर्टेक्स क्या होता है? जहां भी तीन किनारे मिलते हैं, जहां भी तीन किनारे मिलते हैं उसे वर्टेक्स या फिर शीट्स कहा जाता है। जहां भी तीन किनारे मिलते हैं उसे वर्टेक्स या फिर शीट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो एक मैंने देखिए ब्लैक किनारा हाईलाइट किया है, एक मैंने ब्लू किनारा हाईलाइट किया है, और एक मैंने येलो किनारा हाईलाइट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपके तीन किनारे हैं, और ये तीन किनारे कहाँ मिल रहे हैं? ये इस वाले बिंदु पे मिल रहे हैं, ये इस वाले बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यह मेरी एक क्या हो जाएगा? यह मेरा एक वर्टेक्स हो जाएगा। अब इसको कमरे से कैसे समझ सकते हैं? आपके कमरे में जितने भी कोने हैं, आपके कमरे में जितने भी कोने हैं वही वर्टेक्स या फिर शीर्ष होती है। तो कितने कोने हैं? देखिए चार तो आपकी दीवारों पे होंगे, चारों कॉर्नर आपकी दीवारों पे होंगे, और चारों कॉर्नर आपके जमीन या फिर फ्लोर पे होंगे। तो चार प्लस चार कितने कॉर्नर होंगे? टोटल 8 कॉर्नर होंगे, टोटल 8 कॉर्नर होंगे। जैसा आप देखिए अपने चित्र में देख भी सकते हैं, जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हैं, यह सभी कॉर्नर या फिर किनारे, सॉरी, कॉर्नर या फिर शीट्स कह लीजिए, वर्टेक्स कह लीजिए। यस, बिल्कुल 8 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फलक कितने होते थे? फलक 6 होते थे, और इन्हें हम दीवारों से समझा था हमने। किनारे कितने होते थे? किनारे 12 होते थे, और इन्हें हमने दीवारों की किनारों से ही समझा था। दीवार में, छत में जो किनारे हैं वही किनारे होते हैं। और वर्टेक्स को हमने किससे समझा है? वर्टेक्स टोटल 8 होते हैं, और वर्टेक्स को हमने कोनों से समझा है। हमारे कमरे में जितने भी कोने हैं उनसे हमने समझा है। कमरे में हमारे 8 कोने हैं, तो इसी प्रकार घनाभ में भी 8 ही वर्टेक्स या फिर 8 ही शीर्ष होंगे। समझ में आया? क्लियर है सभी को ये घनाभ में? इसको आपको रूम की सहायता ही से ही समझना पड़ेगा। अगर आप रूम की सहायता से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। वेरी गुड। अगर आपको यह समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको होमवर्क बता देता हूं कि आपको होमवर्क क्या करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। आप सभी को 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा। और अगर किसी बच्चे का कोई